आज मैं आपको बताऊंगा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपदा। आपदा तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक और कृत्रिम, तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा को देख लेते हैं, जैसे बाढ़, तूफान, भारी वर्षा, बादल का फटना, ज्वालामुखी आदि। फिर हम देखते हैं दोस्तों कृत्रिम। कृत्रिम जैसे युद्ध, या फिर आपकी दोस्तों इसमें कारखानों में जो इन्हें बोलते हैं हम कृत्रिम। तो आज हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। हिंदी में बोलते हैं आपदा आपदा प्रबंधन। तो हम पढ़ेंगे आज जो ये आपदाएं हैं प्राकृतिक और कृत्रिम की, इनसे कैसे बचाया जाए और इन आपदा के आने के बाद हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपदा कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बता दिया आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो अब हम देखते हैं इसमें आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अभी देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नागरिक सुरक्षा सेवाएं, जो आपदा प्रबंधन में कार्य करती हैं। आपदा प्रबंधन का कार्य करती। तो इसमें सबसे पहले आपको पूरी याद करनी होगी 13 की 13। तो सबसे पहले है इसमें मुख्यालय सेवा, जिसे बोलते हैं हम हेड क्वार्टर सर्विस। तो इसका कार्य है सभी सेवाओं को संचालित करना। दूसरे नंबर पर है इसमें वार्डन सेवा। वार्डन सेवा होती है जो आपका हेड क्वार्टर सर्विस के अधिकारी होते हैं और पब्लिक के बीच में डीलिंग करना। नंबर 3 पर है इसमें अग्निशमन सेवा। इसका कार्य होता है जहां आग लग जाती है, आग बचाव में अग्निशमन कार्य करते हैं, तो इसे हम फायर सर्विस भी बोलते हैं। फिर है दोस्तों हताहत सेवा। इसका कार्य ये होता है जो व्यक्ति जिनका दोस्तों जैसे आपदा आती है तो आपदा में काफ़ी व्यक्ति गंभीर चोट लग जाती है उनके, या मेडिकल जिसे भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम वालों को इकट्ठा करना और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजना। तो ये कार्य होता है हताहत सेवा का। या फिर दोस्तों जो अभी विक्टिम है इसकी किसी भी डिजास्टर के, उन्हें समझाना और उन्हें रिलीफ कैंप में इकट्ठा करना। फिर हम देखते हैं इसमें संचार सेवा। संचार सेवा आप जानते हैं कि जब आपदा आती है तो उसमें संचार के साधन बाधित हो जाते हैं। तो संचार के साधन बाधित होने के बाद संचार सेवा को बनाए रखना इसका कार्य होता है। इसमें काफ़ी उपकरण होते हैं जो आपदा प्रबंधन में कार्य करते हैं, जो आपदा आने के बाद संचार ठप हो जाने के बाद भी चालू रहते हैं। फिर है बचाव सेवा। बचाव सेवा जिसे बोलते हैं हम रेस्क्यू सर्विस। रेस्क्यू सर्विस का कार्य होता है जो आपदा आने के बाद सभी व्यक्तियों, चाहे वे मृत व्यक्ति हो चाहे जीवित हो, मृत वस्तु हो चाहे जैसे दोस्तों आपके गाय भैंस ये पशु भी होते हैं, तो इन्हें भी रेस्क्यू करना होता है कई बार। या ऐसा होता है कि आपदा आने से पहले एक हमें पूर्व सूचना मिल जाती है, उससे पहले ही हमें सब कुछ
क्लियर करना होता है तो उसमें सभी कार्य बचाव सेवा रेस्क्यू सर्विस द्वारा किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रशिक्षण सेवा, ट्रेनिंग सर्विस। तो इन सभी को कार्य को करने वाला जो ये संगठन है, जैसे आपको NDRF है, SDRF है, इनकी भी अपनी ट्रेनिंग टीम होती है, या फिर आपकी सिविल डिफेंस सर्विसेज हैं जो दोस्तों आपके सिविल में कार्य करते हैं सेवाओं का, बचाव सेवाओं का, तो उनके लिए जो प्रशिक्षण की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है या प्रशिक्षण कराया जाता है, प्रशिक्षण के साधन मुहैया कराए जाते हैं, तो वह प्रशिक्षण सेवा द्वारा कराए जाते हैं। फिर है दोस्तों कल्याण सेवा। अब आप जानते होंगे कि जो आपका रिलीफ कैंप होता है, रिलीफ कैंप यानी कि आपका जो हमने रेस्क्यू सर्विस ने, बचाव सेवा ने आपके रेस्क्यू कर लिए जिन व्यक्तियों को, उनका फिर खाना पीना है दोस्तों या सब चीज़ें हैं, उनका कल्याण है, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी के दोस्तों आप जानते हो कि कोई अपने घर को से बात करना चाहता है, या किसी के घर के उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जो आपदा के दौरान मिस हो गया या कुछ भी, तो उस पूरा कार्य कल्याण सेवा द्वारा किया जाता है। फिर है दोस्तों यातायात सेवा। यातायात सेवा का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ट्रांसपोर्ट सर्विस। यातायात सेवा का कार्य होता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट लाने, फ्लड रिलीफ है या फिर डिजास्टर में रिलीफ का सामान लाना, पूरा ट्रांसपोर्ट सर्विस द्वारा ये किया जाता है। पूर्ति सेवा द्वारा सभी सामान जो कैंप लगाए जाते हैं या जो भी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या फिर आपके इक्विपमेंट होते हैं जो डिजास्टर में काम आते हैं, उन्हें मुहैया कराने का कार्य पूर्ति सेवा का होता है। फिर है भंडार सेवा। भंडार सेवा का कार्य काफ़ी, जैसे दोस्तों आप देखते हो, भंडार सेवा का कार्य होता है जो हमारे इक्विपमेंट है या हमारे खाद्य सामग्री है जो हमें डिजास्टर आने के बाद रेस्क्यू के दौरान हमें इस्तेमाल में लानी है, उनका भंडारण करना भंडार सेवा का कार्य होता है। और दोस्तों ये थोड़ी गलती हो गई, इसे मैं सही कर देता हूँ। जो डेड पर्सन होते हैं दोस्तों, उनकी बॉडी को कलेक्ट करना का कार्य शव निपटान सेवा का होता है। फिर होता है दोस्तों बचा हुआ माल जो दोस्तों आपकी लास्ट सर्विस बची हुई है, इसका कार्य होता है, जैसे डिजास्टर आने के बाद काफ़ी घर खाली हो जाते हैं तो उसमें जो सामान है, साजो सामान है, उन्हें निकालने का कार्य इस सेवा का होता है। तो ये आपकी पूरी 13 सर्विस हैं, 13 सेवाएं हैं। तो आपको सी सर्टिफिकेट में पूछा जाएगा कि नागरिक सुरक्षा सेवाओं के नाम लिखो, तो आपको इन्हें लिखना होगा, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं और जैसे जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं और एक एक लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं हेडिंग डालकर। जैसे आपने सबसे पहले लिखी मुख्यालय सेवा, तो मुख्यालय सेवा का क्या कार्य होता है एक लाइन में लिख दिया। दूसरे नंबर पर है वार्डन सेवा, वार्डन सेवा का क्या कार्य होता है एक लाइन में लिख दिया। तो आपको ऐसे हेडिंग डालकर एक एक लाइन, वन लाइनर बनाकर आपको हर चीज़ लिखनी है और 13 पॉइंट लिखने हैं, 13 हेडिंग लिखनी है। उसके बाद अभी हम देखते हैं, मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे आग फैलने की विधियाँ। तो आग फैलने की 4 विधियाँ हैं। पहली विधि है इसमें संवहन, विकिरण और प्रत्यक्ष ज्वलन। तो संवहन की विधियाँ ऐसी है कि जैसे 2 वस्तु रखी है और जो वस्तु ज़्यादा उष्मा वाली है वह इनके बीच में है, तो इस वस्तु से इस वस्तु में भी और इस वस्तु में भी उष्मा जाएगी और इससे आग लगने के चांस होते हैं। दूसरी विधि है दोस्तों आपकी संवहन विधि जो है वह गैस द्वारा फैलती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा हवा द्वारा आग का फैलना। मैंने आपको एक उदाहरण देकर दिखा दिया इसका, हवा द्वारा आग का। विकिरण,
विकिरण विकिरण की जो विधि है इसमें कोई माध्यम नहीं होता। जैसे आप जानते हो, जैसे सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वह विकिरण के रूप में होती है। जैसे आप देखते हो कि एक लेंस आता है, छोटा सा लेंस, अगर हम उसे सूर्य की तरफ कर कर किसी कागज़ पर डालते हैं तो कागज़ में आग लग जाती है, वह वाली विधि होती है विकिरण। फिर है प्रत्यक्ष ज्वलन। प्रत्यक्ष ज्वलन का मतलब होता है अगर इनमें से कोई भी दो विधि अगर मिल जाए तो वह प्रत्यक्ष ज्वलन होती है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट बर्निंग। तो मैं से आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम इसे इरेज करते हैं और आपको बताते हैं आग बुझाने के उपकरण। तो अब हम देखेंगे कि आग को बुझाने के उपकरण। तो आग को बुझाने के मैंने आपको यहाँ 5 उपकरण लिख दिए हैं। सोडा अम्ल का उपकरण और फोम सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है उससे हम आग बुझाते हैं, और जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, वो होता है आपका CO2 CTC CO2 और शुष्क रसायन भरा हुआ यंत्र। और आपका बेलचा है दोस्तों, रेत की बाल्टी द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। तो ये हमारे 5 उपकरण हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आग को बुझाने के उपकरण लिखिए तो आप उसमें ये 5 उपकरण लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे आग बुझाने के तरीके। तो ये 4 तरीके लिखे हैं। जैसे ठंडा करने से, तो ठंडा करने से जो आग बुझती है, जैसे पानी डालकर हम आग को बुझा सकते हैं, यह विधि होती है ठंडा करने से। मसलने से, जैसे दोस्तों आप देखते हो, आप फावड़ा है आपके पास या कोई डंडी है या कुछ भी चीज़ है, उससे हम आग को पीट देते हैं हम, तो उससे आग बुझ जाती है। आग की खुराक बंद करके, जैसे दोस्तों उसमें आग लगी हुई है भूसे के ढेर में, तो अगर हम भूसे को पीछे से हटा देंगे, जहाँ से भूसा जल रहा है उसे छोड़कर उसके पीछे से हटा देंगे, तो उसे आग और बाकी बचे हुए भूसे में नहीं लगने की। तो इससे हम आग की खुराक बंद कर हम उसे बुझा सकते हैं। जैसे वायुरोधन से, अगर आपको पता है कि आग हमेशा ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होती है तो उसमें आग लगती है। अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें, जैसे आग के ऊपर हम कंबल डाल दें या कुछ ऐसी चीज़ डाल दें, जैसे रेत डाल दें, तो उससे ऑक्सीजन उसे मिलना बंद हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। तो आग बुझाने के 4 सर्वोत्तम तरीके हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फायर फाइटिंग पार्टी का बनावट। तो आप इसे लिखिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। तो अब देखेंगे हम जो फायर फाइटिंग पार्टी होती है उसका कैसा संगठन होता है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले है फायर पिकेट पार्टी। इसका कार्य होता है कि जो जहाँ आग लगी है, आग वाले स्थल को घेरना, वहाँ से दोस्तों से पूरे को घेर कर, और जो वहाँ लोग बाग हैं उन्हें पूरे को फिर देखते हैं हम आग बुझाने वाली पार्टी। इस वाली पार्टी का कार्य होता है आग बुझाना। फिर है फायर सोल्वेज पार्टी। फायर सोल्वेज पार्टी का होता है जो वहाँ सामान है या कुछ भी चीज़ें हैं तो उन्हें सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। और रिजर्व पार्टी होती है जो अगर कोई सी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी, चाहे फायर ब्रिगेड है, आग बुझाने वाली पार्टी है या साल्वेज पार्टी है, अगर कहीं भी मैन पावर की कमी लगती है तो रिजर्व पार्टी में वहाँ से उसे स्ट्रेंथन दी जाती है। तो ये 4 प्रकार की पार्टी है, आप इन्हें लिख सकते हैं। आपातकालीन संचार में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है एमिट्योर रेडियो। जब भी आपसे पूछा जाए कि आपातकालीन संचार के साधनों के नाम लिखो तो सबसे पहले आपको लिखना है एमिट्योर रेडियो, बाकी आपको सब सेम लिख देना है। तो आपको एमिट्योर रेडियो तो लिखना ही लिखना है।
तो आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है कि हवाई हमले के संकेत। मैं भी आपको हवाई हमले के संकेत बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे हवाई हमले होने के संकेत। तो हवाई हमले पहले नंबर पर आता है हवाई हमले के होने के संकेत। तो हवाई हमला होने के जो संकेत होता है तो उसका होता है कि सीटी रुक रुक कर धीमे स्वर में बजाई जाए। अब देखते हैं हवाई हमले को समाप्त होने के संकेत। तो सीटी बिना रुके लगातार बजाई जाए। तो आप इसे नोट कर सकते हो। अभी मैं आपको एनसीसी से रिलेटेड इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ आइडिया आपको दूंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि बी और सी सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है, इनकी परिभाषा, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक भी है और मतलब कृत्रिम भी है, ठीक है। तो बाढ़ इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट के द्वारा दिए जाने वाली सर्विस, ठीक है, या सहयोग भी आप कह सकते हैं कि एनसीसी कैडेट आपदा में किस तरह से सहायता कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है आग बुझाने के तरीके, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसे ही 1 बाय 1 करके। आग कितनी तरह से फैलती है, आग फैलने की विधियां लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं बी और सी सर्टिफिकेट में। मुख्यालय मतलब जो आपकी सेवा है, इमरजेंसी सेवा है, आपातकालीन सेवा है, वो भी आप लिख सकते हैं। आपदा के दौरान आप किस तरह से बाहर की दुनिया से संचार में रहेंगे, मतलब आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आपदा के दौरान किन किन संचार से मतलब साधनों से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मुख्य नागरिक सेवाएं कितनी है, वो आपको लिखनी है। आपदा के दौरान संचार के साधन कौन कौन से हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आग बुझाने के उपकरण मैंने आपको बता ही दिया, लिखने हैं कौन कौन से है, वो आप देख लेना बुक से। और आपको सारा टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और आपको अच्छे से लिखना है, सारा कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आज का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। जो हमने आज आपको पढ़ाया है उसके आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर कुछ रह गया है, वैसे हमने पूरा करा दिया है, हवाई हमले की संकेत तक पूरा पढ़ा दिया गया है। ये आखिरी टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। आप अच्छे से लिखना, नोट्स बना लेना। वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है जब आप नोट्स बनाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देखी और हो गया, ऐसे नहीं। अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। और रही बात इंग्लिश की क्लास की, हम करा देंगे, ठीक है, जितना भी जल्दी पॉसिबल होगा हम कराएंगे, ठीक है। और नोट्स की बात जो है यहाँ वीडियो से बना लेना, नहीं मिले हैं ले सकते हैं। और क्वेश्चन आपको देखने हैं किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब आपको पूछना है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक आपको बता दिया जाएगा कि किस टॉपिक से आपकी क्लास हो। तब तक के लिए जय हिंद।